हाँ साहब, क्वेश्चन दिए थे मॉड्यूल के। मैं कहता आज ही डिस्कस होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Resistances of primary and secondary coils are. Next question. Resistances of primary and secondary coils are. Primary and secondary coils are 10 ohm and 20 ohm respectively. (10 ohm and 20 ohm respectively). Mutual inductance between the coils. Mutual inductance between the coils. Mutual inductance between the coils is 5 millihenry. Mutual inductance between the coils is 5 millihenry. When current flows in primary coil, when current flows in primary coil, then there is an induced current in secondary. There is an induced current of 0.4 ampere. Then there is an induced current of. Then there is an induced current of 0.4 ampere in secondary coil. Find rate of change of current in primary coil. Find rate of change of current in primary coil. अच्छा, डेटा बताओ क्या क्या दिया है। ये 10 ओम क्या है, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। रेजिस्टेंस किसका? प्राइमरी कॉइल 20 ओम, सेकेंडरी कॉइल का। और एम कितना है? 5 मिली हेनरी। और 0.4 क्या है? 0.4 क्या है? हाँ नहीं, क्या लिखो यहाँ? आई क्या? 1 2 जरूर लिखना है यहाँ पर। बोलो 2। उसके बाद बोलो क्या पूछा है? बोलो क्या पूछा है? बोले नहीं बच्चों। तो डी रेट ऑफ चेंज होगा, मतलब di/dt में भी कौन सा? 1। समझ में आ रहा बच्चों? अब ये सोचो कि हमें ये चाहिए और इनका कोई रिलेशनशिप होता है क्या? बोलो बच्चों, होता है। एक फॉर्मूला होता है जिसमें एम भी आता है, ये भी आता है। बोलो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है E2 इज इक्वल टू माइनस एम di1/dt। इसलिए यहाँ प्रॉपर 1 2 लिखना बहुत जरूरी है। अब बताएं E2 के मतलब क्या हुआ? सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ। वो तो दिया हुआ ही नहीं है। बोलो वो निकाल सकते हैं। कहां से निकालेंगे बताओ बच्चों? अरे बहुत सिंपल। अरे ये एक तरह का वोल्टेज है। वोल्टेज इज इक्वल टू, अरे आई आर। तो बोलो क्या आएगा? आई और I2 और, यानी कि इस रेसिस्टेंस का कोई रोल निकाल लो आंसर। बस यही। यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज लेंथी होती है बच्चों, लेकिन अगर जैसे प्रीवियस क्वेश्चन देखा आपने, ये क्वेश्चन देखा, वो डेटा देता है। जैसे कैपेसिटेंस किस में आता है? माइक्रो। ये जनरली जो इंडक्टेंसेस होते हैं मिली में होते हैं, कैपेसिटेंसेस माइक्रो में होते हैं। डिपेंड होता है, ठीक है ना। जो जनरल निकल के आता है फॉर्मूला, उससे जो कैलकुलेट करते हैं तो मिली में आता है। जैसे कि कैपेसिटेंस माइक्रो में मिलते थे हमेशा।
नोट ले बच्चों, आंसर बोलो। I2 की वैल्यू बोलो। I2 है 0.4, R2 है 20, माइनस M की वैल्यू कितनी है 5 मिली हेनरी, और ये हमें पता करना है। आंसर का फॉर्मूला आया, कितना आया 1.6 इंटू 10⁻, किलो यूनिट बोला करो ना बच्चों, एम्पियर पर सेकेंड। माइनस भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, पीक वैल्यू ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल इज 2 एम्पियर। क्वेश्चन लिखो बच्चों। नेक्स्ट, peak value of current in primary coil is 2 ampere, varying with a frequency 5 by pi hertz, 5 by pi hertz. Mutual inductance between the coils is 2 Henry. Find induced EMF in secondary coil. When current in primary coil becomes half of the maximum value. Current in primary coil becomes half of the maximum value. देखो डेटा देखते हैं, बताओ बच्चों, पीक वैल्यू ऑफ द करंट कितना दिया है 2 एम्पियर। इसको कैसे लिखेंगे सिंबल लिखे, इसको लिखते हैं I01, पीक वैल्यू ऑफ द करंट इन प्राइमरी कॉइल। बिल्कुल सिंबल को प्रॉपर वे में लिखते हैं। अच्छा अगला क्या है, फ्रीक्वेंसी, वो कितनी है 5, वो एफ है या ओमेगा है, एफ या ओमेगा, क्योंकि मैंने बाबा आपको बोला था ओमेगा मतलब रेडियन पर सेकेंड, इसके अलावा सब कुछ ठीक है। 5 by pi ये हो गया। उसके बाद और क्या दिया है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना दिया है 2 हेनरी दिया हुआ। चलो ठीक है, अब आपसे क्या पूछा हुआ है उसने, देखना बड़ा क्या पूछा उसने, इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। कब व्हेन, वो टाइम पूछ रहा है, मतलब वो टाइम पूछ रहा है जब करंट कितना हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू का, उस वक्त क्या पूछ रहा है वो टाइम। इंड्यूस ईएमएफ पूछ रहा है या टाइम पूछ रहा है, इंड्यूस ईएमएफ। तो इंड्यूस ईएमएफ तब पूछ रहा है जब करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हाफ, बस बात खत्म। ये पूरा फॉर्मेट है, लेकिन ये अभी आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा, इधर देखिए ध्यान से सुनो। पहले मैं इस क्वेश्चन की, क्योंकि इसमें एक ऐसी चीज है जो पहले आपको मुझे समझानी पड़ेगी, वो अभी तक मैंने बताई नहीं, हम सिर्फ उसकी इक्वेशन जानते हैं। अगर आप देखें ध्यान से, जब कभी भी आपके सामने एक मैक्सिमम वैल्यू आ जाए और कुछ फ्रीक्वेंसी आ जाए, इसका मतलब वो आपको क्या दी गई है, एसी। क्या दिया बच्चों, और एसी की इक्वेशन अगर आप याद करें बच्चों, खुद अगर याद कर, तो क्या इक्वेशन होती, I0 sin ओमेगा टी, और क्योंकि ये फर्स्ट में है तो यहां क्या लिखेंगे ऐसा,
एसी का ये दिया हुआ है कॉन्सेप्ट फॉर प्राइमरी कॉइल में, और क्योंकि टाइम के साथ ये करंट चेंज होगा तो सेकेंडरी कॉइल में क्या आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा। वो हम जानते, लेकिन पहले इसकी तैयारी तो करें। अच्छा, अब बताएं, इसको लिखने के लिए आई नॉट वन तो है, ये हमें कैश में दिया हुआ है ना, और यहां क्या आएगा, साइन 2πft। अब बताओ, तैयारी चल रही है, अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है। बताओ बच्चों, क्या एफ दिया हुआ है, आई नॉट वन दिया हुआ है। नाउ वी आर हैविंग आई वन, क्या है हमारे पास। अब हम याद करते हैं कि सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ होता है उसका क्या एम से कोई रिलेशनशिप होती है क्या? हाँ बोलो, क्या होता है, di1/dt। अरे होता ही नहीं होता बच्चों। यानी सेकेंड कॉइल में ईएमएफ निकालने के लिए क्या चाहिए, लेकिन हमें आई ये नहीं है हमारे पास, या इसको कुछ करना पड़ेगा। इस ये क्या है बताओ, ये क्या है, आई वन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और फिर यहां रखना पड़ेगा, उससे आएगा E2 किसी इंस्टेंट टी पर। इतना काम करते हैं पहले तो क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये इसको डिफरेंशिएट करना आता है, ट्राई करो बच्चों। ये लिखो, डी आई, मेरा अभी काम है, इसको मत लिखना अभी। आप पहला काम है di1/dt सॉल्व करो। डिफरेंशिएशन नहीं आया। I1 की वैल्यू कितनी थी, 2 साइन 2π5/πt। पाई से पाई कुछ नहीं, पाई 2 साइन, अरे डेंटी आ गया ना, di1/dt, 2 साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, ये आ गया। सही है, गलत, क्योंकि tan t है तो एक बार फिर डिफरेंशिएशन होगा, tan और t का कितना होगा 1, इसलिए डिफरेंशिएशन ये आएगा, तो आंसर हो गया 20 cos tan t। यहां पर रख दिया, माइनस m की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 20 cos tan t माइनस 40 cos, ये इंड्यूस ईएमएफ आ गया इन सेकेंडरी कॉइल। लेकिन अभी तो बात खत्म हुई नहीं। इसने क्या बोला है, इंड्यूस ईएमएफ निकालो, लेकिन ये तो कौन सा इंड्यूस ईएमएफ है, इंस्टेंटेनियस, ये तो किसी भी टी इंस्टेंट पर है। वो कब पूछ रहा है, जब करंट की वैल्यू कितनी होती है, हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। अब आप मुझे बताएं करंट की इक्वेशन क्या है। बोलो बच्चों, करंट की इक्वेशन क्या होती है, साइन ओमेगा टी, यही होती है। करंट कितना बोला वो, मैक्सिमम का कितना, मैक्सिमम का कितना। अब ये कब होगा, साइन ओमेगा डी जब क्या होगा, हाफ। और साइन ओमेगा डी हाफ मतलब साइन कितना, जल्दी बोलो, पाई/, कितने डिग्री पर होता है, 30 पाई/30 पे होता, मतलब सॉरी 30 पे होता है, नहीं होता है, तो यहाँ पे पाई/6, तो ओमेगा टी, यानी अपने अगर इस क्वेश्चन में अगर ये कितना दिया हुआ, 10t है ना बच्चों, सीधा लिखते हैं ना 10t। तो बोलो बच्चों यहाँ पर यानी 10t की वैल्यू कितनी हो जाए, पाई/6। ऐसे टी की वैल्यू मत, टी की वैल्यू निकाल के टाइम वेस्ट करना। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, यहाँ से टी निकाल लें, वो क्या करते हैं, यहाँ से टी निकालते हैं और 10 को नीचे ले जाएंगे, उस टी की वैल्यू फिर यहाँ पुट करते हैं। हमें क्या, थोड़ा दिमाग लगाओ, हमें क्या चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, टी चाहिए या 10t चाहिए। अगर 10t सीधा मिल जाए तो, अरे 10t सीधा मिल जाए तो थोड़ा दिमाग लगाओ, 10t की वैल्यू सीधी कितनी है, 30 डिग्री, 30 डिग्री cos 30, सीधा क्या आंसर है।
cos 30 √3/2 ये सॉल्व हो गया। मैं ऐसे कह रहा हूँ बच्चों, समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? हम टी की वैल्यू निकाल के फिर रखें, फिर उसको सॉल्व करने से अच्छा सीधा tan t की वैल्यू उठा के पुट दो, ये कह रहा हूँ। tan t = π/6। अब E2 when current की वैल्यू by 2 is -40 cos π/6। आंसर का फॉर्मूला -20 √3 वोल्ट। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इस क्वेश्चन में बड़ा अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। फर्स्ट रो में E2 के नीचे क्या लिखा है? फर्स्ट रो में E2 के नीचे, अच्छा I is equal to I0/2 पर चाहिए MF, ये लिखा है। लेकिन ये हो क्या रहा है बच्चों, हमने याद है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की थी, और ऐसे डैम्स पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की थी, एसी प्रोड्यूस की थी, याद है कि नहीं है? उसको आगे ट्रांसमिट करना है या नहीं करना है? करने के लिए क्या चाहिए था? नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए था? लेकिन कौन आ गया? सेल्फ इंडक्शन। फिर कौन आ गया? अब ये टॉपिक एक्स्ट्रा खत्म, बोलो नेक्स्ट टॉपिक का नाम। लेकिन उससे पहले नेक्स्ट टॉपिक क्या आना चाहिए बच्चों? लेकिन उससे पहले आ रहा है, लिखो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक का नाम। नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखो बच्चों, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एडी करंट्स। अभी भी ट्रांसफॉर्मर लिखो बच्चों, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एडी करंट्स ऑब्लिक एडी करंट्स। अच्छा स्पेलिंग सॉरी, induced electric field oblique eddy currents। रख दो बच्चों, ईडी ईडी करंट्स रख दूं? देखो बच्चों, आज सबकी जिंदगी में एक नया कॉन्सेप्ट बिल्कुल ताजा आने वाला है, ठीक है? बताओ बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? जल्दी बताओ बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? आप सबसे अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? लेकिन आप ये इसलिए बोलोगे क्योंकि आपको इतना ही आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने का एक और तरीका होता है, जैसे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ऐसे ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब क्या है? टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड से क्या आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। सुनना बच्चों ध्यान से, अगर कहीं चार्ज है तो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, यस और नो? इसी तरह से अगर किसी भी रीजन में टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाए तो वहां पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। बच्चा पूछता है क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो अगर यहां पूछ रहे हो क्यों, तो यहां पे भी पूछो क्यों। बोलो, चार्ज से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है? मास से क्या ग्रेविटेशन फील्ड प्रोड्यूस होता है? क्यों? एक बार मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, क्यों होता है तो फील्ड प्रोड्यूस करता है तो होता है तो क्या इससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है? और हमने ये भी देखा था इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा प्रोड्यूस होता है, याद है बच्चों? ऐसा रेडियली आउट होता है तो
इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो होता है। अब वो जो होता है उसका भी कुछ ना कुछ तरीका होगा। तो अगर बच्चों मान लो ये बोर्ड है, इस पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऐसा लगा दिया, ये 2 टेस्ला का, तो यहां पर भी क्या आएगा? एक। अरे बोलो बच्चों, यहां पर भी क्या आएगा? अरे आएगा नहीं आएगा? अरे आएगा नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि अब ये क्या बन गया बच्चों? टाइम। और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं ना बच्चों, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये भी ड्रॉ होगा। यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ होता है। जिस तरह से बताओ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो ऐसे आउटवर्ड जाता ही जाता है। कहां तक जाता है? इनफाइनाइट। ऐसे ही इस टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है तो सर्कुलर होता है। बात खत्म। कैसा होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक होगा? इनफाइनाइट तक होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखा था, हमने एक बात बोली थी, प्लस क्यू से निकलता है माइनस क्यू पे पहुंचता है, याद है? और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आ रहा है। इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। ये क्लोज लूप नहीं बनाता और ये क्लोज लूप। ध्यान रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप। क्या वर्ड स्पेशली बोला मैंने? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस फील्ड का नाम है, जो आता है तो आता है, अपने आप आता है, इसका नाम है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर बच्चों? लिखो फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, if in region of space, if in a region of space, if in a region of space there exists time dependent magnetic field, there exists time dependent magnetic field, then it produces, then it produces concentric circular electric field lines, then it produces concentric circular electric field lines called induced electric field, called induced electric field. Second point लिखो। Second point, induced electric field lines form a closed loop. Induced electric field lines form a closed loop. Induced electric field lines form a closed loop which represents, induced electric field lines form a closed loop which represents their non-conservative nature, which represents their non-conservative nature. ये चीज अगर हो सकता है कुछ बच्चों को याद हो तो, इलेक्ट्रोसिटिक्स मैंने हिंट भी दिया था। मैंने वहां सिखाया था कि कुछ फील्ड लाइंस क्लोज भी हो सकती हैं, वो नॉन कंजर्वेटिव होती हैं, और इलेक्ट्रोसिटिक्स की फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाती, वो होती हैं कंजर्वेटिव। याद है कि नहीं बच्चों? अब जब हमने ये बोला, सुने बच्चों ध्यान से, हमने ये बोला कि टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड से क्या आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे चार्ज से क्या आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई ना कोई मैथमेटिकल रिलेशनशिप होती नहीं होती है जो ये बताती कि हाँ भाई इस क्यू से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पर आएगा।
भाई कोई चीज सोर्स है और कुछ प्रोडक्शन है, तो उन दोनों आपस में कोई कनेक्शन तो होना चाहिए। तो फिर इन दोनों में भी, किसमें, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और इनमें भी कोई रिलेशनशिप होनी चाहिए, उसको हम डेवलप करें। लिखो बच्चों, थर्ड पॉइंट लिखो, एज, लिखो, as voltage oblique induced EMF can be defined as voltage oblique induced EMF can be defined as याद आया कुछ, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है टाइम के साथ, याद है बच्चों, तो एस तो वही रहेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, एस डी बी बाय डी टी। लेकिन ये तो डिफाइन हम क्या देख चुके, एक और वोल्टेज की, ये वोल्टेज ही है और ये ईएमएफ ही है, इसकी एक पुरानी वाली डेफिनेशन भी आती है, बोलो बच्चों याद है, ई डॉट डी एल, याद है। और क्योंकि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट वाले हैं, क्लोज लूप वाले हैं, तो यहां पर क्या लगाते हैं, क्लोज लूप। ये बताता है कि ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, पूरा इंटीग्रेशन क्या होगा, पूरी क्लोज लूप के लिए, और ये कौन सा फील्ड हो गया, इंड्यूस्ड। और फिर यहां क्या आएगा, माइनस एस, और एस भी कौन सा वाला, याद करो जो एस में बता रखा है आप लोगों, एस कौन सा वाला, इफेक्टिव। पूरा एरिया से मतलब नहीं होता, वो एरिया जिससे फ्लक्स पास हो रहा है, डीबी बाय dt। और इस तरह से आप देखें ध्यान से, तो ये एक सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशनशिप है। अगर कभी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, मैंने एक वर्ड यूज में लिया, एक स्टेटमेंट यूज में लिया, सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशनशिप है। इलेक्ट्रिक फील्ड के तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, अरे इलेक्ट्रोसिटी के तो अलग अलग चीजों के लिए बहुत सारे फॉर्मूले होते नहीं होते बच्चों, यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक और एक फॉर्मूला है, ये वाला, E डॉट डी एल इज इक्वल टू एस इफेक्टिव डीवी बाई डी टी। नोट करो बच्चों। यहां डेफिनेशन है बेटा, पोटेंशियल की डेफिनेशन में ही आता है, माइनस ई डॉट डी आर, बहुत पहले की। फॉर्मूला आ गया। देखो मैं इसको ऐसे पढ़ा रहा हूं, ओरिजिनेशन कैसे आया, टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड से आया, कैसा आया, सर्कुलर आया, कितना आया, वो ये रहा। अब इसका इफेक्ट, अब ये आ गया, इसकी कुछ वैल्यू हो गई, तो इसका इफेक्ट क्या होगा जरा वो समझते हैं। सुना बच्चों ध्यान से। अब मैंने एक रीजन लिया और यहां टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड मैंने लगा दिया। बताओ बच्चों, इसमें अगर इस रीजन में अगर बच्चों में एक कॉपर की रिंग रख दूंगा तो क्या होगा, कॉपर की रिंग रख दूंगा तो क्या होगा। अब इसको इस तरीके से समझना जो अभी हम पढ़ रहे हैं, होगा ये बच्चों, मैंने अभी भी आपको समझाया, अगर ये होगा, अच्छा बताएं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कब था, रिंग है उससे पहले या रिंग के बाद, रिंग से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में इससे पहले, या रिंग के रखने से पहले या बाद में, या दोनों टाइम है। अरे उसको इस चीज से मतलब ही, वो तो कब आ चुका है, जब टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड आया तो आ चुका है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों, इस क्यू चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्या दूसरे चार्ज को रखने से क्या मर जाएगा क्या, इफेक्ट कुछ हो सकता है लेकिन वो तो नहीं होगा। इसलिए यहां पर ये ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, अरे है या नहीं, बोलो, जहां जहां मैंने बनाई वहां वहां है या उसके अलावा हर जगह है, वो तो हर जगह है, वो तो अपन बना नहीं सकते इतनी सारी, हर एक पॉइंट पर एक सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अगर बच्चों यहां पर मैंने एक लूप रख दिया कंडक्टिंग, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स पर क्या लगाएगा, फोर्स। अरे याद करो बच्चों, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऐसे लगेगा, और यहां क्या फ्लो होता है, करंट। और हम जानते भी हैं, अरे तो हमने किसी बार पढ़ा है, बोलो बच्चों, एक मैग्नेट को पास लाते हैं, इस लूप में करंट आता ही नहीं आता है, क्योंकि मैग्नेट को पास लाने पे इफेक्ट बोलो इंक्रीज, फ्लक्स में क्या आ रहा है, इंक्रीज, वो होता है टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और फिर वो होता है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के आने से, और फिर उससे क्या लगता है, फोर्स, उससे क्या आता है, ड्रिफ्टिंग, उससे क्या आता है, करंट। याद है तरीका, याद है।
याद है बच्चों कनेक्शन बी। अब बताओ, अब हम ये लिख रहे हैं बीटी से क्या हुआ। अरे बीटी से क्या हुआ, एक ईएमएफ से क्या आया, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या लगेगा, से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, से क्या आएगा, करंट। समझ में आया बच्चों। इसका मतलब अगर आपने यहाँ पे एक रिंग रख दी तो बताओ बच्चों उसमें क्या टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड से ईएमएफ आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से ये सब चीजें होंगी। लेकिन अगर बच्चों मैंने यहां पर वुडन रिंग रख दी, कौन सी रिंग, वुडन रिंग रख दी, तो क्या फिर उसमें कोई क्या उसमें कोई ईएमएफ आएगा। वुडन रिंग रख दी, वुडन रिंग के पास एरिया है, क्या ये भी है, ईएमएफ आएगा नहीं आएगा, आएगा। ईएमएफ आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो तब तक आ चुका है समझो जब तक रिंग है या नहीं। यानी ये चीज यहां तक, इस जगह तक, अरे बच्चों इस जगह तक का इफेक्ट तो फिक्स है, टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड से ईएमएफ से इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो आएगा, वो तो आ चुका है। आगे की कहानी किस बात पे डिपेंड करती है कि अंदर उस मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुए तो क्या लगेगा, फोर्स ड्रिफ्टिंग, पूरी कहानी कही जाएगी। अरे बोलो बच्चों, यानी एक बताएं इन दोनों में फर्क क्या पड़ा, बताओ बच्चों, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या यहाँ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ ईएमएफ है, यहाँ ईएमएफ है, लेकिन करंट वुडन में। अब बताओ मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या वुड की रिंग में ईएमएफ आता है, या सुनो। लेकिन एक जगह मैंने बताया था वुड की रिंग में ईएमएफ नहीं आता, बताया नहीं बताया, ऐसी बात नहीं बताया। चलो मैं आपको बताता हूं, बताओ जब मोशन होगा वुडन वुडन के पीस का क्या होगा, मोशन, तब ईएमएफ नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब ये मूव करेगा, मूव करने से क्या होगा, याद करो इफेक्ट था इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स से नीचे नेगेटिव पॉजिटिव, याद है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं हो तो ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। अब बताओ वुड में हमेशा ईएमएफ आता है, वुड में कभी भी ईएमएफ नहीं आता, वुड में ईएमएफ आ सकता है, मोशनल ईएमएफ आएगा, मोशनल ईएमएफ नहीं आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया बच्चों। यानी ऐसे फिक्स मत कर देना कि वुड में ईएमएफ ही नहीं आएगा। लेकिन हाँ अगर ऐसी बात करें, टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड लगा, टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड लगा तो वुड में ईएमएफ आएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन चाहिए, लिखो नेक्स्ट पॉइंट। इन प्रेजेंस ऑफ बीटी, इन प्रेजेंस ऑफ बीटी मतलब अब पूरा लिखाओगे इसको या समझ गए बच्चों। देखो इन प्रेजेंस ऑफ बीटी there is EMF, there is EMF and induced electric field there is EMF and induced electric field in wooden ring, in wooden ring but no current, but no current due to the absence of free electrons, but no current due to the absence of free electrons. ठीक है, तो हमने ये इफेक्ट देख लिया। तो यानी बताओ इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट आने का इफेक्ट किस पे होगा, क्या चाहिए बताओ बच्चों, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग। अरे कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग चाहिए तभी जाके क्या आएगा, करंट। फिर से हमने ये लगाया बीटी, बोलो क्या लगाया, बीटी से क्या आएगा, ईएमएफ से क्या प्रोड्यूस होगा, इस पूरे रीजन में सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो जाएंगी। अभी रिंग है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है। अब बच्चों मैंने इस जगह रिंग रखी तो इसमें कंडक्टिंग, अब सब में कंडक्टिंग, क्योंकि इफेक्ट किस पे आ रहा है, तो कंडक्टिंग रखने हैं। हाँ बोलो, कंडक्टिंग रिंग रखी तो इसमें करंट, इसमें करंट नहीं, अंदर वाले में, अंदर वाले में। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने क्या बोला हर जगह है, लेकिन अगर मैंने बड़ी रिंग रखी तो उसमें इंड्यूस करंट, लेकिन और छोटी रखी तो, और रखी तो, और 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 रखते और आएगा नहीं आएगा, ऐसे रखते रखते अगर आप रख दो बच्चों तो क्या बन गई, एक डिस्क। अब बताओ डिस्क में कितने सर्कुलर करंट्स होंगे, बहुत सारे।
काफी सारे, इस पूरा अगर आपने ऐसा कोई मेटल पीस रख दिया, मेटल का होना चाहिए, आप पूरा मेटल पीस रख दो, पूरा कंडक्टिंग पीस रख दो, मेटल पीस रख दो, और फिर उस पर लगा दो क्या, बीटी, तो फिर उसमें बहुत सारे सर्कुलर करंट्स आएंगे, यस और नो? अरे बोलो भाई, ये सर्कुलर करंट्स आएंगे अंदर भी और बाहर भी आ जाएंगे, या सिर्फ अंदर आएंगे? अरे बाहर आएगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगा, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह, हाँ, जहां जहां उसको कंडक्टिंग मटेरियल मिलेगा वहां क्या आएगा, करंट। तो बताओ ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर करंट्स इस मेटल में आएंगे नहीं आएंगे? और इनको बोलते हैं एडी करंट्स। क्या बोलते हैं बच्चों से? एडी करंट्स। लिखो बच्चों। होता है तो एक बताओ, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड सीधी जाती है, ये क्या बात है तो है एक्सपेरिमेंटल, ये भी एक्सपेरिमेंटल है। इनका इफेक्ट देखा गया, और उसमें जब सर्कुलर का कॉन्सेप्ट मिला तो वहां पे चार्ज, एक चार्ज के सामने चार्ज कैसे जाता है, घूमता है या सीधा चला जाता है? इससे पता लगता है फोर्स क्या लग रहा है। तो इसका मतलब फील्ड लाइंस कैसी, यहां पर वो टेंजेंशियल घूमने की कोशिश करता है, इसका मतलब सर्कुलर है, ऐसा होता है। लिखो बच्चों। लिखो बच्चों। when next point, when a bulk piece of metal, when a bulk piece of metal, bulk piece of metal is placed in, bulk piece of metal is placed in time dependent magnetic field, is placed in time dependent magnetic field, there appears concentric circular currents in the metal. There appears concentric circular currents in the metal called eddy currents. There appears concentric circular currents called eddy currents. Next point लिखो. Next point. Direction of eddy currents can be obtained by using Lenz law. आगे जवाब. Direction of eddy currents can be obtained by using Lenz law. Direction of eddy currents can be obtained by using Lenz law. Next point. Next point. Plane of eddy currents. Plane of eddy currents is always perpendicular to the direction of magnetic field. Plane of eddy currents is always perpendicular. Is always perpendicular to the direction of magnetic field. ये सारे पॉइंट्स में ये यहाँ आ जाएंगे, सब समझ में। बताओ बच्चों, इन कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर करंट्स को क्या कहते हैं? एडी करंट्स। यही क्या है बच्चों? एडी करंट्स हैं। और ये क्या लिया है मैंने? ये कोई एक लूप लिया है, बल्क पीस लिया है। ये एक बल्क पीस यानी बड़ा सा टुकड़ा उठाया मेटल का और ये इसमें रख दिया। अगला फिर बताया, मैंने आपको बताया है कि ये इनकी जो डायरेक्शन है किससे निकलेंगी? बताओ बताओ डायरेक्शन बताओ बच्चों। ये मैंने सामने लिखा हुआ है, आप डायरेक्शन बताओ। लगाओ वही अपना कौन सा इंक्रीज डिक्रीज इफेक्ट लगाओ बच्चों, जल्दी बोलो बच्चों। इन ये बताओ, ये इफेक्ट बोलो, इफेक्ट इफेक्ट डिक्रीज या इंक्रीज? बोलो। टाइम बढ़ेगा तो वैल्यू कम होगी, यानी ये डिक्रीज तो क्रॉस डिक्रीज, तो क्रॉस डिक्रीज तो यानी बताओ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्या ऐसे एडी करंट्स आएंगे नहीं आएंगे? इस तरह से यहाँ पर ये एडी करंट्स आएंगे। और एक चीज नोट करें, मैग्नेटिक फील्ड क्या ऐसे है कि नहीं है, और इनका प्लेन ऐसे है कि नहीं है? तो फील्ड इज ऑलवेज, या इनका प्लेन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा इसलिए भी बोल सकते हैं बच्चों
ऐसा ये भी पॉसिबिलिटी आप समझें कि इसे ऐसा क्यों है, तो ऐसा करो, ऐसे मैग्नीफाई लगा दो। कैसा? ऐसा मैग्नीफाई लगा दो। अब बताओ इसके दो कंपाउंड होंगे। ये मैग्नीफाई मैंने अंदर नहीं लगा के ऐसे ऐसे एंगल पे लगा दिया। अरे लगा दिया ना बच्चों। अब बताएं, ये वाला कंपाउंड तो इसके प्लेन में आएगा, और जब कंपाउंड प्लेन में आ जाएगा, मैग्नीफाइड फील्ड कंपाउंड मतलब मैग्नीफाइड अगर प्लेन में आ जाए तो उससे कोई फ्लक्स ही नहीं होता। अरे याद आ रहा है, नहीं आ रहा है? इस मैग्नेटिक फील्ड के ये दो कंपोनेंट होंगे या नहीं होंगे? ये वाला कंपोनेंट प्लेन में आ गया तो फिर कोई करंट ही नहीं, तो आएगा किसकी ही वजह से? परपेंडिकुलर की वजह से। बच्चा बोलता है सर वो तो आपने परपेंडिकुलर मान लिया, किसी एंगल पे मान लो, तो एंगल पे मान लोगे तो भी आएगा किससे ही? परपेंडिकुलर से। और फिर उसके आप फाइनली बताओ बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बाहर भी है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर भी। बनो बच्चों। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सब्सटेंस, ये क्या चीज है? ये कौन किसने पढ़ाया? मैं तो पढ़ा ही नहीं अभी तक तो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सब्सटेंस क्या है? कुछ भी। कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर करंट्स इन मेटल, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर करंट्स इन मेटल आर कॉल्ड इन एडी करंट्स। खत्म। एडी करंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से? नोट ले बच्चों। ये बल्क नहीं है। कौन बाहर वाला? वो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ब्लैक वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, रेड वाला मेटल के अंदर करंट। उठले बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट लिखें। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, एग्जांपल्स ऑफ एडी करंट्स। देखो बच्चों, एग्जांपल्स ऑफ एडी करंट्स। इसमें लिखो ए पॉइंट, एग्जांपल्स में ए पॉइंट। इन मेल्टिंग द मेटल्स, इन मेल्टिंग द मेटल्स, देखो आप सोचो बच्चों, आपको ये आप सब जानते हैं कि एक अगर कोई लूप है उसमें अगर करंट फ्लो करता है तो उसको गुस्सा आता है, याद है बच्चों? याद करो, जब करंट फ्लो करता है रेजिस्टेंस में से तो उसको गुस्सा आता है, वो तिल मिला जाता है और हीटिंग वेट्स होते हैं। यस और नो? टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं बढ़ता है? बताओ यहाँ कितने कितने लूप्स हैं? जाने कितने लूप्स हैं, उन सब में क्या फ्लो कर रहा है? तो इस वजह से क्या होगा, उस एडी करंट से इसको इतने सारों को गुस्सा आएगा मिलकर। तो बताओ बच्चों, ये मेटल का पीस बहुत हीट होगा नहीं होगा? इसकी एप्लीकेशन बना ली, इतन लगातार लगा के ही रखो तो फिर हीटिंग होती ही रहेगी, तो टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है और ये मेल्ट हो जाते हैं। एप्लीकेशन बना ली मेटल्स को, लेकिन ये सिर्फ कहां काम करेगा? मेटल्स, क्योंकि कंडक्टर हैं। कंडक्टर्स को मेल्ट करने के लिए, मेटल्स को मेल्ट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता है। तो एक तरह से यूज हो गया इनका, कैसे क्या है। नेक्स्ट लिखो सेकंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग इन गैल्वेनोमीटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग इन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग इन गैल्वेनोमीटर। इधर देखो, एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है सामने से बच्चे, एग्जाम का एक क्वेश्चन भी, डैम्पिंग का कॉन्सेप्ट भी इसमें आ जाता है, सब आ जाता है। एक इस तरह से मेटल की एक प्लेट ली गई, मेटल प्लेट,
पूरी प्लेट है ये पूरी, और यहां से उसको सस्पेंड करके और फिर इसको रिलीज कर दिया गया, और इस रीजन में एक क्रॉस फील्ड लगा दिया गया मान लो, ठीक है, ये रीजन में फील्ड लगा हुआ, स्विंग कर मतलब यहां से इसको छोड़ दिया ऐसे, तो ये आगे जाएगा। जब ये आगे जा रहा होगा एंड एट एनी इंस्टेंट इन सम पोजीशन लाइक दिस, ऐसी किसी पोजीशन की बात करते हैं, व्हेन इट इज एंटरिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, बोलो अपना लगाओ कॉन्सेप्ट, इंक्रीज तो बोलो इफेक्ट, बोलो इफेक्ट, इफेक्ट इफेक्ट तो यानी इस मेटल पीस पे अगर देखा जाए तो टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड लगातार अप्लाई हो रहा है, और इस तरह से यहाँ पे इंक्रीज तो उल्टा, बताओ बच्चों यहाँ पे कैसे करंट आएगा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, क्या एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा नहीं आएगा, लेकिन बताओ अगर ये एक लूप होता तो एक ही बनता, लेकिन ये तो पूरा मेटल का टुकड़ा है, कितने करंट्स, बहुत सारे करंट्स ऐसे अगर फ्लो करते हैं, सुनते हैं ना सब बच्चे, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये देखो, इस पर जो फोर्स है, फिर वही वाली बात है, क्या ये इधर जा रहा है नहीं जा रहा है, अरे याद करो बच्चों, वही अपना एक लूप जब एंटर करता है वो वाली बात है। अब बताओ इस पे फोर्स लगेगा, बोलो फोर्स किधर लगेगा, जल्दी बताओ बच्चों, फोर्स किधर लगेगा, वही जो अपना एल क्रॉस, बंद करो बेटा, अलार्म लगा रखा बच्चों ने सुबह उठने का। हाँ इधर देखो, अगर ऐसे याद नहीं आया तो एक और एग्जांपल मैं आपको याद दिलाता हूँ, कई बार क्या एकदम से क्लिक नहीं करता, याद है क्रॉस बीम मैग्नेटिक इधर वेलोसिटी दी थी, फोर्स किधर लगा था, पीछे, अरे याद आया नहीं आया, तो बताओ इस इंड्यूस करंट की वजह से क्या पीछे फोर्स लगेगा, यानी जब ये अंदर आना चाह रहा है तो फोर्स तो अच्छा इस पे लगेगा या पूरे पीस पे लगेगा, बहुत सारे करंट्स पर लगेगा, तो फोर्स जम के फोर्स लगेगा, किधर लगेगा, पीछे, और ये मैग्नेटिक फोर्स इसको पीछे लाने से बताओ क्या होगा, इसकी स्पीड क्या होगी, फिर कोई चीज जैसे समझ लो ना हवा में छोड़ी और ऐसे नीचे मान लो ऑयल है, समझो ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, तो बताओ क्या होगा, जैसे आपको स्विच ऑफ करना नहीं आता क्या मोबाइल, स्विच ऑफ करने पे ही बजता है, अच्छा अलार्म होगा, अलार्म तो हो जाए तो बैटरी कॉन्सेप्ट को ही, हाँ साहब इधर देखो चलाएं कॉन्सेप्ट, ये अंदर जा रहा है पर इंटरेस्टिंग है, और इस तरह से आप देखें तो इस पे फोर्स किधर लग रहा है, पीछे, बोलो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, तो बताओ आप सब जानते हैं जब ऑसिलेशंस ऐसे हो रहे होते हैं तो इन्हें बोलते हैं ऑसिलेशंस, अरे ये सुनो, और फिर ऐसे हो रहे होते तो ऐसे चम है, अरे डैम्प डैम्प्ड ऑसिलेशंस, आपने कोई ऑसिलेशन नहीं पढ़े क्या, डैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं है क्या लोग, जिनमें एम्पलीट्यूड लगातार, याद आई नहीं है, तो बताओ जितना यहां से छोड़ा ये आगे जाके स्पीड कम होगी नहीं होगी, तो फिर जब ये बाहर निकल रहा होगा, बाहर निकल रहा होगा तब फिर वापस वो इफेक्ट होगा, अब ये जा किधर रहा है, इधर, इस पे फोर्स क्यों लगेगा, इधर, बोलो इसको नहीं, जब ये अंदर आ रहा है तो बाहर फेंक रहे हैं, और जब बाहर आ रहा है तो फिर खींच रहे हैं, पास आ रहा है तो पास आने, दूर जा दूर जाने, और इस तरह से बताया बच्चों, फिर इसकी स्पीड क्या होगी, कम, तो क्या उतनी हाइट पे जाएगा या कम रहेगा, और इस तरह से फिर ये डैम्प होगा, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसमें डैम्प करने के लिए आपने कोई फ्लूइड का यूज नहीं किया, कोई फ्रिक्शन का यूज कुछ भी नहीं किया आपने, न एयर का कोई रेजिस्टेंस है, सिर्फ और सिर्फ किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्सेप्ट से आपने इसको कर दिया, इसे को होते हैं। अब गैल्वेनोमीटर में इसको यूज कैसे करते हैं, गैल्वेनोमीटर में इसको कैसे यूज करते हैं, सुनना बच्चों ध्यान से, याद करो, करंट फ्लो करते ही गैल्वेनोमीटर की नीडल इधर जाती है, सुनो, अरे बोलो, करंट बंद करते ही नीचे कॉइल होती है, मैंने आपको समझाया था, याद है बच्चों, वो कॉइल घूम के रिटर्न करेगी नहीं करेगी, देखो बच्चों, ये इस पे टॉक लगा, घूमी, अरे बोलो भाई घूमी नहीं घूमी, और घूमने के बाद अब ये चली और अपनी पोजीशन पे आके रुक, नहीं 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 नहीं, ये तो और उल्टी चलेगी, अरे ये सुनो, अब बताओ अगर ऐसा रहा तो निडल याद है क्या होगी, मान लो 2 एम्पियर पे थी, तो क्या होगा निडल, 2 एम्पियर से आते जीरो को क्रॉस करके इधर आएगी, फिर वापस इधर आएगी, और फिर धीरे 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 ऐसा होता गया, या जीरो पे आके रुकती, यानी उसको रोकने वाला कोई अंदर लिक्विड भर देते, ऐसे को लिक्विड थोड़ी भरते हैं अंदर, ये कॉन्सेप्ट चलाते हैं, डैम्पिंग कॉन्सेप्ट लगाते हैं, और उसके थ्रू क्या हो जाता है, वो रुकता है, ये कॉन्सेप्ट है, तो ये हो गया, इतनी देर में अपन को समझ में आया डैम्पिंग, अगला लिखो बच्चों, यही बनाओगे, बना लो, बना लो, आपने बोल दिया तो बना लो, बना लो,
जल्दी कॉन्सेप्ट लिख लिया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग। एग्जांपल जा रहे हैं, सी पॉइंट। ए मेल्टिंग था, बी डैम्पिंग था, सी ब्रेकिंग है। लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग। कैसे? क्या? जीरो पे नहीं, एरर का तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग। मुझे पता था आप लोग है ना, ब्रेकिंग मुझे पता था। और भाई आप लोग है ना, ब्रेकिंग रोक, BRA। अरे गाड़ियों में जब ब्रेक लगते हैं ना, वो ये स्पेलिंग होती है, ध्यान रखना। गाड़ियों में जो ब्रेक, अरे ब्रेक लगाओ, तो आप में से अभी भी कुछ बच्चे ये सोचते होंगे ब्रेक लगाओ। ये होता है गाड़ियों में जो ब्रेक लगता है, ये होता है जो आप उसको तोड़ दोगे लगा के। ठीक है, यही पता नहीं कि बच्चों को तो वो इधर उधर देख रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग। बच्चों देखो, इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है, इधर देखें। अब आप लोग तो उस टाइम में हुए नहीं थे, लेकिन हमारे टाइम में क्या होता है, ट्रेन्स में जब ट्रेन्स को जब रोकते थे, तो जो मतलब बुश वाली ब्रेकिंग होती थी, फिजिकल ब्रेकिंग ना। जैसे व्हील चल रहा है, जैसे आपका साइकिल में ब्रेक होते हैं बच्चों, बुश लग जाते हैं, फिर वो रगड़ कर उसको रोक, ऐसे ट्रेन को रोकते थे। अब ट्रेन में व्हील्स लगे हैं बच्चों, और अब आप याद करो थोड़ा सा दिमाग, तो ट्रेन ऐसे बहुत साउंड करती थी। हाँ बिल्कुल, लगता है ट्रेन पे पैदा हुए हैं। और फिर उसके बाद, ठीक है बच्चों, साउंड कर दी थी। और रोकना अगर यहां पर है कोटा में, तो जाके जयपुर में रोकते थे। मतलब वो पता ही लगता, पता आपको तो वो दिन में देखे भी नहीं है कि ट्रेन भी आएगी। अब ट्रेन का कौन सा डिब्बा कहाँ, ये भी पता नहीं होता था। अब लोग, वो ट्रेन चलती रहती है, वो रुकती नहीं थी, वो लोग भाग रहे हैं ब्रेक लेके, क्योंकि उनका जो कोच है वो उन्होंने देख लिया, अरे वो तो वहां अचानक आ जा रहा है, खड़े इस वाले कोने पे, और डब्बा आया सामने वहां पे उस वाले पे। तो बच्चा वो जो मतलब जो भी वो जाएगा वहां तक आते, तो वो फिर से मर जाता था, ठीक है ना। लेकिन अब कौन सा आपने देखा होगा, हर एक कोच के सामने एक नंबर होता है, और वो वहीं आके, इतना कंट्रोल्ड ब्रेकिंग है ये वाली, क्योंकि अब कोई कॉन्टैक्ट ब्रेकिंग नहीं है। बताओ बच्चों, इसकी ब्रेकिंग में कहीं कुछ टचना पड़ता है क्या? कुछ भी नहीं। आप देखो ध्यान से, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, फिर से वही वाला। बताओ बच्चों, अगर ये रेल की पटरियां हो जाएं और ये व्हील्स के बीच में एक्सेल हो जाए, अरे समझ में आ रहा है बच्चों, और अगर इसकी वेलोसिटी इधर है, तो पीछे सिर्फ क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स। अब बताओ बच्चों, इसमें कोई ऐसे रगड़ जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, दूर से चल रहा है, और बहुत इफेक्टिव होता है, और उसमें भी साउंड भी नहीं होती है, बहुत कंट्रोल होता है। इसलिए आजकल इस कॉन्सेप्ट ब्रेकिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग ट्रेंड्स में जैसे होती है। एक और एग्जाम्पल है, बहुत शानदार, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उस पर एग्जाम में क्वेश्चन भी बना हुआ है। लिखो बच्चों, डी डी पॉइंट। मोशन ऑफ अ मैग्नेट, डी मोशन ऑफ अ मैग्नेट इन लॉन्ग कॉपर ट्यूब। मोशन ऑफ अ मैग्नेट इन लॉन्ग कॉपर ट्यूब। इन लॉन्ग कॉपर ट्यूब। देखिए सर, एक लॉन्ग कॉपर ट्यूब इस तरह से ली गई,
और एक मैग्नेट इसकी एक्सिस के अलोंग रिलीज कर दी गई है। एक लूप का तो हम पढ़ चुके हैं बच्चों, एक लूप में ये इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि एक लूप में क्या होगा, आ रहा है आ रहा है आ रहा है और फिर जा रहा है, यानी इंक्रीज और डिक्रीज, ये तो लूप तो यही है। लेकिन अब तो लगातार नीचे सब कुछ लूप ही लूप है, इफेक्ट लगातार बढ़ता है। तो अब जरा देखने क्या हो रहा है। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, प्लीज यहां से कैसे बच्चे इसको यहां से रिलीज, ये इस पर एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चंस बने इस कॉन्सेप्ट पर। इसको यहां से रिलीज किया गया, रिलीज करते बोलो वेलोसिटी कितनी, 0, और इसका mg किधर काम कर रहा है बच्चों, नीचे। इसकी वजह से इसमें फिर क्या आ जाएगी, स्पीड। शुरुआत में छोड़ते हैं किसी चीज को तो फिर स्पीड आती है ऑब्वियस है, लेकिन स्पीड के साथ इसमें फोर्स लग रहा है। फोर्स लगने से क्या आता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। और आपको पता है अगर v स्पीड से आता है तो I करंट, और अगर 2v स्पीड से आता है तो 2I करंट। याद है बच्चों? और जितना इंटेंस करंट नीचे आएगा, फोर्स भी ऊपर उतना ही स्ट्रांगली लगेगा। तो होता क्या है, प्लीज ध्यान से बच्चे बताओ, स्टार्ट में mg है और शुरुआत में कोई fm नहीं है, लेकिन जब ये चलती हुई इसके अंदर किसी पोजीशन है, इस जगह पर ये मैग्नेट आती है, तो इसके लिए अगर आप देखें ध्यान से, mg नीचे काम कर रहा होता है तो fm ऊपर काम कर रहा है, जो कि बढ़ भी रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि स्पीड बढ़ रही हमने चीज सीखी है ना, स्पीड बढ़ रही है। और ये mg भी या कांस्टेंट है, वैल्यू मान लो ये 10 न्यूटन है, कितना है, और ये 10 न्यूटन है, और शुरुआत में fm कितना है, 0। 10 0 किधर जाएगा, नीचे। अब थोड़ा फोर्स आया, बोलो ये कितना हो गया, 1, कितना हो गया, तो 1 और 10 नेट फोर्स है या नहीं है। तो बताओ स्पीड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो fm और बढ़ेगा। अरे जब तक, अच्छा बताओ 10 न्यूटन में स्पीड बढ़ेगी, 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो स्पीड बढ़ेगी, या 9 न्यूटन में स्पीड बढ़ेगी, क्यों, फोर्स तो डिक्रीज हो गया है, तो नेट फोर्स ना। अरे बोलो भाई, तो 10 0 क्या स्पीड बढ़ेगी, 10 1, क्योंकि नेट कितना है, 10 2, 10, ऐसे होते होते बताओ mg तो फिक्स, और fm क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक टाइम कैसा आने वाला है, एक टाइम जल्दी बताओ बच्चों, एक टाइम कैसा आने वाला है, ये mg किधर, नीचे, ऊपर कोई fm, और उस वक्त जल्दी बताएं इसकी इसका एक्सेलरेशन, जल्दी बताओ बोलो। अभी एक्सेलरेशन कितना है इसका, a इज इक्वल टू g, इस जगह a, इस जगह ये हमने क्लास में सीखा था, a लेस देन, और यहां a इज इक्वल टू, और बढ़ते फिर अगर एक्सेलरेशन 0 तो फिर एक वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, टर्मिनल मतलब होता है एंड, एंड मतलब एंड वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो बढ़ती 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 कितनी बढ़ेगी, तो इसकी एंड वेलोसिटीज क्या होगी, शुरुआत की कितनी, 0, और यहां एंड कितना है, vt कांस्टेंट हो जाएगा, और जब ये कांस्टेंट हो जाएगा तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। डिफरेंस आ गया है। हमारे एक सिंगल लूप वाले क्वेश्चन से कंपेयर करें तो डिफरेंस है, इंक्रीजिंग इफेक्ट, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। और फिर अगर आप यहां से देखें ध्यान से, तो फोर्स देखो, fm बढ़ेगा और फिर fm कम होता चला जाएगा, और थोड़ी देर बाद उस fm का इफेक्ट खत्म, तो g से गिरेगा। लेकिन यहां तो कुछ और ही है, लगातार फोर्स लगते रहने की वजह से एक टाइम ऐसा आता है जब इसको क्या मिल जाती है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये ही पूछा गया क्वेश्चंस में, अलग अलग देखे मैं आपसे पूछता हूं, बताओ बच्चों इस मैग्नेट पे फोर्स क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट, यदि बोलो इस मैग्नेट पे फोर्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कांस्टेंट, इंक्रीजिंग नहीं, डिक्रीजिंग नहीं, जब नहीं, सुनो मेरी बात, जब बोलते हैं मैग्नेट पे फोर्स का मतलब नेट फोर्स ही होता है, नहीं है समझ में। बोलो फोर्स शुरू में कितना है, 10, और बाद में कितना है, 0। बताओ इस मैग्नेट का एक्सेलरेशन डिक्रीजेस एंड बिकम्स 0, मैग्नेटिक, और इस पर मैग्नेट पे मैग्नेटिक फोर्स, बोलो मैग्नेटिक फोर्स शुरुआत में 0, मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा हूं, इंक्रीजेस एंड बिकम्स कांस्टेंट इक्वल टू mg। वेलोसिटी, वेलोसिटी जल्दी बोलो, वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड बिकम्स कांस्टेंट। समझ में आ रहा नहीं है बच्चों, नोट करो। निकलेगा ही नहीं ना, हम तो बोलेंगे निकलेगा तो फिर वापस वही इफेक्ट होगा, फिर थोड़ी देर बाद आगे जाके
जी से गिरेगा, इफेक्ट खत्म। लेकिन लॉन्ग कॉपर ट्यूब में मतलब लॉन्ग कॉपर ट्यूब, इफेक्ट को समझने के लिए। हाँ, वेलोसिटी के बारे में बोले, इंक्रीजेस एंड becomes constant called कौन सी वेलोसिटी? टर्मिनल वेलोसिटी, VT। magnetic force increases and becomes constant, force on magnet decreases and becomes zero, acceleration of the magnet decreases and becomes, ये पूछा, कंडक्टर होना चाहिए ना, तभी तो आएगा। Please come in front of camera. Sorry बेटा। वो एक्चुअली क्या, मैं यहाँ से ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ इस जगह से खड़े हो गया, तो बच्चों समझ में आता है कि आवाज आती है, समझ में तो आता नहीं कि हो क्या रहा माहौल। अब यहाँ आके बोलेंगे जो भी बोलेंगे। ऑनलाइन बच्चे साइड मांग रहे हैं इसलिए। जल्दी कॉन्सेप्ट चलाओ बच्चों। घड़ी को इतनी जोर से देख भी लोगे, टाइम तो वैसे चलेगा। नोट ले बच्चों। अब वैसे तो ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, सामने गए एडी करंट्स वाला। अरे वो एडी कोई साइंटिस्ट नहीं है, एक मिनट। वो बच्चा बोल रहा है एडी तो साइंटिस्ट है क्या? उनको क्या हर जगह ऐसे होता ना, एडी करंट साइंटिस्ट नहीं है, एडी कोई साइंटिस्ट नहीं है। एडी तो अपने आप में एक वर्ड है इंग्लिश का, जिसका मतलब होता है हिंदी में भंवर। पानी में भंवर आती है बच्चों, पानी में भंवर आती है, भोरा भोरा भंवर, उसका इंग्लिश वर्ड होता है एडिंग। तो यहाँ पे करंट की क्या आ रही है? करंट की भंवर आ रही है उससे। नहीं तो अगर अब चलो बच्चे ने अच्छी बात बोली, इनका ढूंढने वाला था साइंटिस्ट फोकाल्ट, उसने फोकट में ढूंढी इसने, ठीक है, फोकाल्ट। तो इन्हें इसलिए कभी कभी फोकाल्ट करंट्स भी कहते हैं। अगर साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे देखें तो नाम क्या है? फोकाल्ट करंट्स। मैं कहता आपसे बच्चों ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, थोड़ा सा और आइडिया मिल जाएगा कैसे होते हैं, कैसे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लिखो बच्चों, इन द गिवन डायग्राम, हाँ क्वेश्चन, इन द गिवन डायग्राम magnetic field is increasing, in the given diagram magnetic field is increasing at the rate alpha tesla per second। सामने स्पेलिंग लिखी हुई है, देख लो। at the rate alpha tesla per second in cylindrical region only, in cylindrical region only, in cylindrical region only।
find induced electric field, find induced electric field at distance small r is less than r, small r is capital R, from the axis of the solenoid. At distance small r less than capital R, small r greater than capital R, from the axis of the cylindrical region. From the axis of the cylindrical region. देखो बच्चों, ये सिलेंड्रिकल रीजन एक दिया हुआ है, इसमें इस तरह से ये मैग्नेटिक अप्लाइड है। इस सिलेंड्रिकल रीजन की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ये आपको दिया हुआ है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, और इट इज इंक्रीजिंग। ये क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीज हो रहा है, ये है, और आपको इतनी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले एक बार नोट को भी बात करता हूं, लेकिन ये तो सर्कुलर है, सिलेंडर के कहां से आ गया? समझ, ध्यान रखना, क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा आता और ऐसे डायग्राम आता, कई बार बच्चा ढूंढते रहता है सिलेंडर कहां है। बोलो बच्चों, क्या ये सिलेंड्रिकल रीजन है? इस सिलेंड्रिकल में अगर इसको इधर देखेंगे तो इसका मतलब यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इतने रीजन में ही है, बस इस तरह से उसको ऐसे दिखाया गया। नोट लो बच्चों डायग्राम। ये सोलेनोइड का ही इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, सोलेनोइड का ही। बताओ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ किसका हो सकता है? ऐसा सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ किसका, जो बाहर ना हो और अंदर ही अंदर हो। यानी एक्चुअल में किसका मैग्नेटिक फील्ड है ना? सोलेनोइड का। लेकिन वो लिखेंगे नहीं, और कभी ऐसे लिखेंगे तो ध्यान रखना ये सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। बताओ बच्चों, क्या इस रीजन में टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है? नहीं है, लिखा हुआ है इंक्रीजिंग एट द रेट अल्फा टेस्ला पर सेकेंड। यानी बोल रहा है कि ये क्या हो रहा है? इंक्रीज होते हैं, यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नहीं आएगा? अरे यस और नो? कहां, अंदर या बाहर या सब जगह? सब जगह आएगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। याद है टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको उसमें कहा गया 3 पॉइंट्स बताए गए हैं। एक सबसे पहले हम यहाँ निकालते, 3 नहीं मैंने 2 ही लिए। आर इक्वल टू आर मैंने नहीं लिया जान करके, क्योंकि आर इक्वल टू आर में क्या करना होता है, वो जो फॉर्मूला था उसमें क्या रख दो, आर, अभी समझा दूंगा। ये हो गया आर डिस्टेंस लेस देन आर, यहां से चाहिए। अभी आप मत लिखना बच्चों, इस जगह मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस चाहिए, तो क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है, फाइंड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बच्चों मैंने बोला था एक ही फॉर्मूला है। अब मैंने क्या बोला बच्चों? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही फॉर्मूला है। बोलो क्या फॉर्मूला था, जल्दी बताएं। इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इज इक्वल टू एस इफेक्टिव डीबी बाय डी डी। याद है बच्चों? इसके अलावा सोचना ही नहीं है। अगर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है, फिक्स कर रहा हूं आपके दिमाग में बात। अब इस वाले साइड की थोड़ी सी तैयारी कर ली जाए, बहुत सिंपल है, बहुत पहले की बात है। ई डॉट डी एस करके क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट गॉस लॉ में हुआ करता था, जिसको मैंने कहा था आप कुछ भी कर लो, कैसे भी करके अगर आप करोगे, ये इसको हम ऐसे भी कर लेते हैं क्लोज सरफेस के लिए, ठीक है, कुछ भी कर लो, लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी? ई इंटू एस। याद है मैंने कहा था कि शुरुआत ही कहां से करो? ई इंटू एस, एस जिससे कि फ्लक्स जा रहा है। और ये जब स्फेयर होता था तो सीधा भी और सीधा लिख देते ई इंटू 4 स्क्वायर। अरे बहुत पहले की। अच्छा, फिर उसके आगे की कहानी जब चली तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज भी आया था बच्चों। फिर लेफ्ट हैंड साइड सीधे सिखा दी थी, बोलो बी, क्योंकि यहां तो सर्कल ही होता है, बी इंटू 2 पाई या बी इंटू एल, बी इंटू एल, और एल की वैल्यू अगर सर्कल है तो क्या होगा? 2 पाई आर। तो इसी बेसिस पे अब बताओ, ये दोनों का मिक्स कर दिया, ई लेफ्ट हैंड साइड ई इंटू डीएल का, बताओ लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखोगे? ई इंटू सर्कुलर लूप के लिए, क्योंकि ये तो होते ही सर्कल है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही क्या है? सर्कुलर। तो इंटीग्रेशन भी किस पे चलेगा? सर्कल पर। बोलो लेफ्ट हैंड साइड क्या ही लिखनी है? अगली स्टेप बोलो बच्चों, बोलो सीधा।
यानी इस अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उससे भी अगली स्टेप सीधी लिख सकते हैं, क्योंकि ये फिक्स है। बोलो क्या? E इंटू 2πr, आर उस लूप की रेडियस जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। अब बताओ राइट हैंड साइड, फर्स्ट वाला हम सॉल्व कर रहे हैं, r लेस देन r। बोलो बच्चों राइट हैंड साइड क्या आएगा? पाई r स्क्वायर। अब हम वो लूप बना ले, लूप बना ले, ये r रेडियस का क्या बना ले बच्चों? लूप। अब इसमें से वो एरिया जिससे फ्लक्स जा रहा है, वो एरिया जिससे फ्लक्स जा रहा है बच्चों, यही एरिया ना जिससे फ्लक्स जा रहा है, इससे पूरे से जा रहा है, नहीं जा रहा है? नहीं जा रहा है। अरे जब पूरे बड़े रीजन में जा रहा है तो छोटे रीजन में जा रहा नहीं जा रहा है? बोलो यहाँ पे ये सही लिखा है या गलत? यहाँ क्या आना चाहिए बताओ बच्चों? पाई कैपिटल, पाई स्मॉल, और ये तो दिया हुआ ही क्वेश्चन बोला है डी बी बाय डी टी एल्फा टेस्ला पर सेकेंड, यानी ये क्या हो गया? इसका फॉर्मूला आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर? आर लेस देन आर, यानी ये कहां पर हो गया? इस रीजन के किसी अंदर पॉइंट पर आ गया। यस और नो? बाहर का खुद कर सकते हो। अरे बाहर वाले का, बाहर वाले का इस जगह पर निकालना है, इस जगह पर। बोलो बच्चों इस जगह पर नहीं, आर ग्रेटर देन आर। बोलो ये आर वाला आर से बड़ा है कि नहीं है? बोलो बच्चों क्या करेंगे फिर? लेफ्ट हैंड साइड इस बार क्या हो जाएगी? वही रहेगी, लेफ्ट हैंड साइड थोड़ी चेंज होगी, वो तो अब यहाँ होगा। डिया 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 डिया, कितना आएगा? 2πr। कहाँ चेंज? कोई चेंज ही नहीं फिर। क्या चेंज होगा? आप बताओ, क्या वापस एक बार वही सिचुएशन बन गई क्या? एक बहुत पहले की बात है, एक ऐसा क्वेश्चन क्लास में कराया था जहां सोलेनोइड में मैग्नेटिक यहाँ चेंज हुआ था और रिंग से फ्लक्स निकालना था। तो बताओ एरिया क्या लिया था, रिंग का या सोलेनोइड का? इसी तरह से बताओ बच्चों यहाँ क्या आएगा अगले वाले में? कर लोगे बच्चों? खुद करो बच्चों, करो। ये मैं कर लेता हूँ, बाकी अगला वाला आप करो। पाई से पाई कैंसिल, कुछ नहीं पाई, तो हो जाएगा ई एन आर स्क्वायर एल्फा अपॉन 2r। आर एल्फा बाय 2, यानी ई एन प्रोपोर्शनल टू आर। अब आप सब बच्चे आर ग्रेटर देन आर पे निकालो। कल या परसों से क्या शुरू हो जाएगा आपका? एसी कॉन्सेप्ट। डी बाई डी टी इज इक्वल टू, नहीं आया फॉर्मूला अभी तक? हाँ साहब, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करना, सीधा लेफ्ट हैंड साइड सीधी बोलो, E इंटू 2πr, और इफेक्टिव एरिया इस बार क्या, और ये क्या बोलो, E इज इक्वल टू कितना है बताओ? आर स्क्वायर एल्फा बाय, अब बताओ E आउट जो है वो कैसी प्रोपोर्शनलिटी रख रहा है? 1/r। ग्राफ बना सकते हैं क्या इसका? ग्राफ, अरे ग्राफ बना सकते हैं बच्चों? r इक्वल टू आर तक कुछ है और E बनाओ, कैसा ग्राफ होगा बताओ? बोलो अंदर कैसा, अंदर कैसा, अंदर कैसा? प्रोपोर्शनल टू आर, और बाहर 1/r। समझ में आ गया ग्राफ? ग्राफ पूछा गया एग्जाम में। इस रीजन सिलेंड्रिकल रीजन से के अंदर प्रोपोर्शनल, बाहर ई एन प्रोपोर्शनल टू आर, ई आउट प्रोपोर्शनल टू 1/r। अब मॉड्यूल के क्वेश्चंस में देना बेटा, बिल्कुल एक साथ सबको दोनों बैचेस में जो था उसको कॉमन करके डिस्कशन करेंगे। हाँ बच्चों, अब एक एक करके आराम से बताना। बीबी नंबर 3 दोनों में हो गया?
दोनों में चेस बोलना बच्चों। बीबी नंबर 4 दोनों में दे दिया, बीबी नंबर 4 दोनों में दे दिया, लेकिन डिस्कस हो गया। बीबी नंबर 5 दोनों में दे दिया, जल्दी बोलो बच्चों। बीबी नंबर 5 दोनों में दे दिया, डिस्कस डिस्कस। बीबी नंबर 5, बीबी नंबर 6 दे दिया, लिखो बीबी नंबर 5, बीबी नंबर 6। बीबी नंबर 7 तो पहले ही हो चुका है, बीबी नंबर 8 भी पहले ही हो चुका है। अब आता है, तो अब बिगिनर बॉक्स में 2 काम हो गए, 5 एंड 6। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद आता है मार्केट अपना एक्सरसाइज 1 का। 24 से 50 तक क्वेश्चन दे दिए, यस और नो? अभी भी वही रहेंगे क्योंकि इसमें बीच में दूसरा क्वेश्चन लगा दिया। 70 से 89 हो चुका। अब लिखो 90 से 92, 90 से 92। एक्सरसाइज 3 में कौन कौन से दिए हैं? 6, 8। तो अब आप लिख लें बच्चों इसमें 3 नहीं, हाँ 3 और 13 दे दिए, कोई बात नहीं। जिन्होंने नहीं याद है सुन लो आप तो। 2, 3, 7, 2, 3 नहीं, अब तो 1 भी आ गया। 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, बाकी दे दिया ना। 13 और 14 दे दिया ना बच्चों। 13 ये कल डिस्कस होंगे। बिगिनर बॉक्स नंबर, बिगिनर बॉक्स के सॉल्व होंगे, डिस्कस होंगे कल, और एक्सरसाइज की डिस्कस होंगे परसों। ठीक है, कोई जल्दीबाजी तो नहीं बच्चों? आराम से हो जाएगा ना बच्चों? बहुत पहले की बात है बच्चों, हमने डैम्स पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की थी बच्चों, याद है? एसी प्रोड्यूस की, उसको ट्रांसमिट करना नहीं करना है? अरे करना नहीं करना है? उसके लिए क्या चाहिए? नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए? ट्रांसफॉर्मर होना चाहिए था, लेकिन सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेक्स्ट क्या आएगा? ट्रांसफॉर्मर। लेकिन उससे पहले ट्रांसफॉर्मर लिखो बच्चों। नहीं नहीं, ट्रांसफॉर्मर लिखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है। ट्रांसफॉर्मर लिखो बच्चों। लेकिन उससे पहले, मुझे पता था आप लिख लोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही आएगा। उससे पहले कॉपी नहीं, जरूरत नहीं, क्योंकि वो खत्म हो चुकी है। तो अब आते हैं अपन, ट्रांसफॉर्मर टॉपिक तो लिख लिया, लेकिन उससे पहले ट्रांसफॉर्मर की जरूरत क्या है ये समझते हैं। ठीक है बच्चों, यहां से 50-50 कोस दूर गांव में एक रावत भाटा रहता है बच्चों। कहता है 50 किलोमीटर दूर है यहाँ से रावत भाटा। वो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए काम में आता है। और रावत भाटा से कोटा में क्या आती है? इलेक्ट्रिसिटी। और मान लो, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं कि ये 100 वाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। 100 प्लांट तो मेगावाट में होते हैं, प्लांट्स किलोवाट मेगावाट में। देखिए ऐसे समझाने के लिए, मान लो ये 100 वाट का प्लांट है, तो ये 100 वाट पावर किसको सेंड करना चाहता है? कोटा को। तो ये कैसे सेंड करेगा बताओ बच्चों? कैसे? ट्रक में डाल के भेज देगा। इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली किसकी जरूरत पड़ेगी? वायर की। ठीक है, वायर की जरूरत पड़ेगी। बोलो बच्चों, वायर का डिस्टेंस मान लेते हैं 10 ओम। कितना? इन पूरी वायरिंग का डिस्टेंस, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, 10 ओम मान लिया। अब लेकिन ये पावर तब डिलीवर होगी जब इन वायर्स पर क्या लगाया जाएगा? वोल्टेज। और उनमें क्या फ्लो करेगा? करंट। तो अपने आप ही क्या जाएगी? पावर। अरे 100 वोल्ट पावर है ना बच्चों। तो वोल्टेज और करंट, वोल्टेज लगा के करंट सेंड करना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो करंट चलेगा। लेकिन ऑब्वियसली यहां पर हमें कितनी पावर भेजनी है? 100 ही पावर भेजनी। प्रोड्यूस ही 100 हो रही, तो क्या करोगे? 100 ही भेज सकते हो ज्यादा। तो इसके लिए सोचा गया कि V को ले लेते हैं 100
और इसकी वजह से करंट कितना हो जाएगा 1, क्योंकि पावर कितनी चाहिए 100 V इंटू आई। अरे V इंटू आई कितना होना चाहिए 100। अच्छा, इनका रेजिस्टेंस कितना है 10। अब इनमें करंट कितना फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर। तो अगर ऐसा होगा बच्चों तो बताओ पावर लॉस इनमें होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ बच्चों। पावर लॉस बिल्कुल भी होगा नहीं होगा, होगा। और कितना होगा बोलो बच्चों, I स्क्वायर। एक मिनट रुको, इसको 10 वोल्ट करते हैं, यहां 10 हो जाएगा फिर। अरे बोलो भाई 10 वोल्ट तो बताओ I स्क्वायर कितना हुआ इनटू रजिस्टर कितना है, कितना लॉस हो गया। ये तो वो वाला कॉन्सेप्ट हो गया, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12। अरे बोलो बच्चों, प्रोड्यूस कितना किया, प्रोड्यूस कितना किया, और लॉस कितना हो रहा है 1000 वॉट। मतलब का मतलब ये कि जितना भी प्रोड्यूस किया ये सब वायरों को गर्म करने में चला गया, इसलिए हमने प्रोड्यूस किया कि तार गर्म हो जाए, है ना। तो यानी कि ये तो बिल्कुल बेकार आइडिया है, बिल्कुल भी मजा। तो अब हम क्या करते हैं, वोल्टेज को थोड़ा बढ़ाते हैं, करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। और ऐसा करने से अब जो लॉस होगा बच्चों 1 का स्क्वायर इंटू 10, कितना वॉट का लॉस 10। तो कोटा को कितना मिलेगा, कोटा को कितना, 100 में से 10 चला गया तो कितना मिला 90 वॉट मिला कोटा को। ठीक है, मजा तो, क्योंकि अगर इतने बड़ा प्रोडक्शन कर रहे हैं, इतना सेटअप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो 10% लॉस हो जाए तो ये तो बहुत ही बेकार है। मजा तो अभी भी। ऐसा करते हैं, वी को करते हैं बच्चों 1000 वोल्ट। क्या करते हैं बच्चों, तो आई की वैल्यू कितनी होगी 0.1 का बोलो स्क्वायर इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू 10, बोलो कितना आया। पावर लॉस का फॉर्मूला मतलब वैल्यू हो जाएगी 0.1 वॉट, यानी कोटा को कितना मिल गया 99.9 वॉट। मजा। और जब मजा आ ही रहा है तो और V इज इक्वल टू 10,000, I इज इक्वल 0.001 का स्क्वायर। अब जाएगा लॉस होगा 1 मिली वॉट। कितना लॉस होगा बच्चों 1 मिली वॉट, मतलब कोटा को मिला 99.999। बहुत ही मजा आ नहीं, हर चीज की अति बुरी होती है। तो कॉन्सेप्ट ये निकल कर आ रहा है बच्चों, बताएं अगर अगर पावर के लॉसेस मिनिमाइज करने हैं तो वोल्टेज क्या होना चाहिए हाई, और अगर लो रहा तो लॉसेस ही इतने हो जाएंगे। यही रीजन है, कभी आपके दिमाग में पता नहीं ये बात आई या ना हो, घर में कितने वोल्ट का आ रहा होता है 220, और घर से पहले जो वायर होते हैं ये जो चलते रहे इनमें होता है, आपने देखा होगा सुना होगा बच्चों, सिर्फ 10, सिर्फ 10, सिर्फ 10। आगे से धीरे से क्या लगा है 10,000, 11 kV, यानी कि 11,000 वोल्ट, और घर में कितना चाहिए। अब ये समझ में नहीं आता कि घर में तो चाहिए 220 और ये तारों में घूम रहा है 11,000, जबकि उससे एक्सीडेंट भी कितने होते हैं। कई बार चीजें बनती नहीं बनती बच्चों, लेकिन फिर भी क्या अब समझ में आ रहा क्यों, क्यों अगर ऐसा ट्रांसमिट नहीं करेंगे तो अगर इतने हजारों पे लेके नहीं जाएंगे तो क्या होगा लॉस। भाई जहां तक ले जाना है वहां तक लॉस ना हो। और फिर ये करते हैं कि अभी इसका यूज आएगा। अब हमें क्या करना बताओ, वोल्टेज को हजारों वोल्ट पे लेके जाना है। तो बताओ बच्चों, ये जो यहां से भेजने वाला है ये पहले इस वोल्टेज को क्या करेगा, पहले इस वोल्टेज को क्या करेगा, बोलो हजारों में लाखों में करेगा। बड़ी जो लाइंस हैं वो आपने देखा होगा, जब आप एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं बस से या अपनी कार से, तो बीच में बड़े बड़े राक्षस खड़े होते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स देखेंगे ना बच्चों आपने, उनमें लाख में वोल्ट आता है, लाखों में। क्योंकि जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उस हिसाब से भी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से यहां पर एक क्या लगा देते हैं फिर ट्रांसफार्मर। क्या लगता है बच्चों, ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, इस वोल्टेज को कहां ले जाता है, हजारों लाखों में ले जाता है। और फिर ये हाई वोल्टेज की लाइंस जाती हैं और फिर हमें घर में लाइट मिलती, लाखों वोल्ट सीधा घर में। तो बोलो ना बच्चों,
फिर कोटा में क्या होगा, एक बड़ा प्लांट होगा जो इसको रिसीव करेगा, मेन प्लांट। वो लाखों को बदलता है किसमें, हजारों में, और हजारों से फिर चलता है कॉन्सेप्ट। फिर आपने कहा गली मोहल्ले में बैठे रहते हैं कोने में, देखा बच्चों ट्रांसफॉर्मर्स, वहां पर पहुंचते हैं वो 1000 से, फिर 220, फिर आता है घर में। इसके लिए बताओ बताओ, इसलिए ट्रांसफॉर्मर चाहिए नहीं चाहिए, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए, कम करने के लिए या दोनों। तो कितने तरह के हो गए बताओ, स्टेप अप स्टेप डाउन। समझ में आया नहीं आया? अब समझ में आप पूरी बात कम कंक्लूड करते हैं। बताओ बच्चों, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर ट्रांसमिशन चाहिए, मिनिमाइज करने लॉसेस, तो कैसा होना चाहिए, वोल्टेज हाई होना चाहिए ताकि लॉसेस क्या हो। इसलिए किसकी जरूरत पड़ती है, जो वोल्टेज को हाई भी करता है और जरूरत पड़ने पर लो भी कर देता है। तो ट्रांसफार्मर का यूज समझ में आया ही नहीं आया? ये 2 पॉइंट लिखते हैं और आज की सभा लिखो बच्चों। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखो बच्चों। To minimize power losses in transmission lines, to minimize power losses in transmission lines, power losses in transmission lines, voltage is taken, nahi, sorry, very high voltage is considered for transmission. Very high voltage is considered for transmission. Second point लिखें, transformer is used to regulate मतलब ट्रांसफॉर्मर का क्या यूज है, टू रेगुलेट, क्या रेगुलेट मतलब, जैसे घर में याद है फैन की स्पीड का रेगुलेटर होता है, स्पीड बढ़ाता है या कम करता है, ऐसे ये किसको रेगुलेट करता है, वोल्टेज। देखो रेगुलेट का मतलब इंक्रीज और डिक्रीज। ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू रेगुलेट द इनपुट वोल्टेज। आज की सभा होने से पहले थर्ड पॉइंट लिखो, ट्रांसफॉर्मर लिखो, ट्रांसफॉर्मर is based on mutual induction oblique EMI, mutual induction oblique EMI। आज की सभा होने से पहले नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चों, फोर्थ पॉइंट, these are of two types, these are of two types, these are of two types। कौन कौन से बताओ, एक तो क्या नाम देंगे बच्चों, स्टेप अप, स्टेप अप, ठीक है ना। स्टेप अप में कुछ भी नहीं बच्चों, ये इस तरह से एक खोल लेंगे यहां पर, बहुत ही सिंपल, ये एक खोल स्टेप अप में, ये सॉफ्ट लाइन की कोर है, किसकी कोर बच्चों है, सॉफ्ट लाइन की कोर है। और यहां इस वाली साइड पे पहली वाइंडिंग कर देते हैं, है ना, पहली कॉइल की वाइंडिंग कर देते हैं इसमें, ये पहली कॉइल की वाइंडिंग, ये पहली कॉइल, और कुछ भी नहीं। ये देखो यहां से ऐसे करते हैं और ये इस तरह से इसकी वायर का कॉन्सेप्ट चलाते हैं, ये कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। मतलब बच्चों आज की सभा समाप्त होने से ये डायग्राम बना लेंगे, बनाओ बच्चों स्टेप अप पर, फिर उसके बाद आज की सभा और अगर हम स्टेप अप हुए तो फिर बाद में स्टेप डाउन भी आज ही होना।
इधर वाले को ये बोलते हैं प्राइमरी, क्या है बच्चों ये? प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी कॉइल। तो ये कौन सी फिर? सेकेंडरी। और फिर उसके बाद ये है इनपुट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? इनपुट। इसको लाइन वोल्टेज भी, लाइन भी बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, मेंस भी बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलेंगे? तो फिर आउटपुट भी बोलेंगे और लोड भी बोलेंगे। आउटपुट बोलते हैं, लोड वोल्टेज बोलते हैं। लेकिन एक चीज डायग्राम में ध्यान रखना बच्चों, इसमें टर्न्स कम है, इसमें टर्न्स ज्यादा है। ध्यान रखना, ऐसे नहीं डिजाइन बना के बैठ जाओ। टर्न्स यहां पर ज्यादा है या कम है? और तार भी मोटा बनाना है, ध्यान रखना इसका भी। ये थिक वायर है, ये थिन वायर है, ध्यान रखना बच्चों। जान करके आपने देखो इसको भरा है मैंने, जबकि वहां पे सिंपल पतली लाइन लगी, इसका मतलब ये थिक वायर है, ये थिन वायर है। आज की सभा होने से पहले इसको ये तो बताना पड़ेगा कि ये क्या है। ये कोर है बच्चों, क्या ये? इसको बोलते हैं कोर। ये है बच्चों सॉफ्ट आयरन कोर, ये कॉन्सेप्ट है। और अब क्योंकि हमें क्या चाहिए बच्चों? वोल्टेज सेकेंडरी में ज्यादा चाहिए, क्योंकि वीएस ग्रेटर देन वीपी बच्चों। तो एनएस ग्रेटर देन एनपी, तो फिर आईएस लेस देन आईपी, टीएस लेस देन टीपी, एफएस एफपी। सब बता दूंगा, आप लिख लो। ये वोल्टेज है, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, ये करंट है, और टाइम किसमें ज्यादा है? टाइम किसमें ज्यादा लगेगा? सेकेंडरी है प्राइमरी? थिकनेस है, ध्यान रखना, टाइम नहीं है ना। क्योंकि टी देखते बच्चे के दिमाग में क्या आ जाता है? टाइम। लेकिन ये टाइम नहीं, क्या है? थिकनेस ऑफ द वायर। से आज की सभा समाप्त। इनको समझाऊंगा कल से। प्राइमरी कॉइल में क्या है? क्या सब बताऊंगा। नंबर ऑफ टर्न्स है अगर लिखना है तो। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, ऐसे कॉन्सेप्ट है। अभी लिख लो, सिर्फ मैंने अभी बनाने के लिए, ताकि टाइम बच जाएगा।